अब अगला चैप्टर स्टार्ट करा जाएगा, चैप्टर 8 मनी मार्केट। तो अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे इसमें टेक्निकल चीज़ें मिलने वाली हैं। पहले ये चैप्टर ऐसा था कि इसी के साथ एक और चैप्टर जुड़ता था, बैंकिंग करके। तुमने 12th में भी पढ़ा होगा, मनी के बाद जस्ट बैंकिंग आ जाता था। अब ऐसा इसमें नहीं रहा, मनी एक अलग चैप्टर हो गया। और बेसिकली ये सिर्फ मनी के लिए नहीं है, ये पूरे मनी मार्केट के लिए है, इसलिए नाम के आगे मार्केट भी लग दी है। मार्केट भी इसमें लगा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर है मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में हमें ऑब्वियसली पहले मनी के बारे में जानना, मार्केट के बारे में हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मार्केट के बारे में पढ़ाई हो चुकी है, तो मार्केट को तो अब डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ मनी के बारे में पहले पूरी गहराई समझनी है। अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या क्या थ्योरी दी है वो समझने हैं। मनी के डिमांड के बारे में समझना है, किस तरह से डिमांड की जाती है इसकी। मनी के सप्लाई के बारे में समझना है, और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं जो जाननी है। धीरे धीरे करके सब सीखेंगे। देखेंगे मनी मार्केट, है ना। शुरू करेंगे इसमें मनी से ही शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड मनी। मनी सबने सुना जरूर होगा वर्ड, है ना। बाकी एक बार फिर देख लेते हैं। मनी क्या है? ट्रांजैक्शन करने के लिए, यानी कि लेन देन करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, एक जरिया चाहिए जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम कहीं पर भी जाए, कुछ ख़रीदना चाहते हैं या कुछ बेचना चाहते हैं तो वो आसानी से पॉसिबल हो जाए। तो ख़रीदना बेचना जिसकी वजह से आसान हो जाता है उसे मनी कहते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ लिखे। मनी इज एनीथिंग which is commonly acceptable as medium of exchange and have the approval of legal authority of the country. मनी क्या है? एनीथिंग, मनी कुछ भी है, विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेबल, है ना, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हैव द अप्रूवल ऑफ लीगल अथॉरिटी। ये ध्यान रखना है, अप्रूवल ऑफ लीगल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। मनी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आम तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है एक्सचेंज के लिए। कुछ खरीद रहे हैं तो बदले में देने के लिए, कुछ बेच रहे हैं तो बदले में लेने के लिए, ठीक है। तो जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उस देश की लीगल अथॉरिटी के द्वारा उसको मान्यता मिल गई हो। लीगल अथॉरिटी मतलब सरकारी मान्यता मिल गई हो, ठीक है।
उसे मनी कहते हैं। जैसे आज के दौर में हमें पता है कि 500 के नोट पे लीगल अथॉरिटी है, वो मनी है। लेकिन 2000 के नोट पे लीगल अथॉरिटी है? नहीं है, वो मनी नहीं है, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे उन पर लीगल अथॉरिटी पहले थी, अब वो लीगल अथॉरिटी हटा दी गई है। ठीक है, जिसे हम मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं, है ना। लीगल अथॉरिटी हटा दी गई है, तो वो अब मनी नहीं रहा। चेक लीगल अथॉरिटी है, तो उसे हम मनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी हर वो चीज़ जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सचेंज के लिए और सरकारी मान्यता प्राप्त है, यानी कि कानूनन उस पर मान्यता मिली हुई है, तो वो मनी कहलाएगा। मनी का कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है क्या? ये बहुत पुराना है। मतलब तब से, जब ये नोट नहीं हुआ करते थे उससे पहले भी मनी था, बहुत ज़माने पहले से चल रहा है। देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, तुम तो हकीकत में तो रहे नहीं होगे उस दौर में। फिल्मों में देखा होगा कि लेन देन के लिए सिक्के दिए जाते थे, सिक्के लिए जाते थे। सोने की अशर्फियाँ, चांदी की अशर्फियाँ, चांदी के सिक्के, अशर्फियाँ तो सोने की होती हैं, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, ठीक है, कांसे के सिक्के, और भी अलग अलग मेटल्स में हम देखते हैं कि ये सिक्के होते हैं, जिनकी अपनी एक वैल्यू होती है, और वही आगे चल के अब मार्केट में, बाज़ार में जाके लेन देन कर रहे हैं तो वही देते हैं, वही लेते हैं। वो मनी कहलाता था। ठीक है, अब धीरे धीरे समय बीतता गया, क्योंकि उन सिक्कों को कैरी कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, है ना, भारी हो जाते हैं। अब खुद ही देख लो, इतना सारा मेटल अगर हाथ में ले लो कितना भारी हो जाएगा, मेटल भारी हो जाएगा। वही हाल उनके साथ है, तो मेटल भारी हो जाता। तो धीरे धीरे उन्हें हटाया गया। हटाने के बाद करेंसी लॉन्च की गई। करेंसी में भी कागज़ वाले नोट लॉन्च किए गए, क्योंकि वो हल्के हैं और उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, अहमियत बहुत ज़्यादा है। वज़न में बहुत हल्के हैं और अहमियत उनकी अच्छी खासी ज़्यादा अहमियत है। और ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से मनी का इवोल्यूशन होता है। क्या मनी में बदलाव देखने चले गए। आज की तारीख में तो एक इतना बड़ा कार्ड दे दिया गया है ना, एक ही कार्ड है, उसमें तुम्हारा सारा मटेरियल रखा है, मतलब सारा पैसा, मतलब अरबों खरबों जितने भी रखे हैं सारे उस कार्ड में मौजूद है। आराम से उसे जेब में रखो और कैरी कर लो, ले चले जाओ। एटीएम कार्ड सब उसी में रखा हुआ है। तो ये मनी का इवोल्यूशन है। मनी में शुरुआत हुई, उसके बाद से धीरे धीरे बदलाव आते गए हैं। ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी। मनी का क्या काम है भाई? मनी लॉन्च किया गया। हम अब जो मनी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आज के दौर की मनी की बात कर रहे हैं। तो मनी लॉन्च करने के कारण थे उसके फंक्शन। तो उसके कुल फंक्शन कितने हैं? 3। पहला फंक्शन
प्राइमरी फंक्शन। दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। और तीसरा है कंटिंजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन सुने होंगे तुमने, ठीक है। और कंटिंजेंट फंक्शन के बारे में सुना नहीं होगा, अब सुन लेना। पहले देखें प्राइमरी फंक्शन, यानी कि प्राइमरी मतलब पहला, यानी कि मनी लॉन्च करा तब उस वक्त किस उद्देश्य से उसे लॉन्च किया गया था। तो उस वक्त इसे शुरू किया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाकर, और मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर कर पाना। कमोडिटीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को मेजर करने के लिए मनी को लॉन्च किया गया। मनी वैल्यू मिल गई ना, जब मनी नहीं था तब प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़ी थी। बार्टर सिस्टम चलता था, याद है? तो बार्टर सिस्टम चलता था तो क्या होता था, 1 किलो चीनी के बदले 2 किलो गेहूँ। फिर कोई और आया, 1 किलो चीनी के बदले 1 किलो राजमा दे रहा है। एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती थी। मनी के आ जाने से ये सारा पॉसिबल हो गया। एक वैल्यू फिक्स हो गई कि 1 किलो चीनी चाहिए तो 50 रुपये देना है। अब कोई भी आए, सबको 50 रुपये ही देने हैं। ये मेन काम था। प्राइमरी फंक्शन ये 2 है। फिर आए सेकेंडरी फंक्शन में, कि बाद में धीरे धीरे और भी कुछ काम इसके बढ़ते चले गए। तो इससे फंक्शन में स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू स्टोर करना मतलब पैसा जैसे बचा के रख लेते हैं ना, आज 2-4 सेविंग्स कर लेते हैं, वो पॉसिबल मनी की वजह से हो पाता है। तो मनी को हम स्टोर करने लग गए हैं। फिर थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर। मनी की वजह से परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र हो जा रही है। जिसके हाथ में मनी है, परचेजिंग पावर उसी के हाथ में। अब ये मनी, ये पैसा अपने हाथ से किसी और के हाथ में चला गया तो परचेजिंग पावर उसके हाथ में चली गई। ये पॉसिबल हो पाया मनी की वजह से। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल हो पाया। डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट। जैसे आज होता क्या है, ये सामान खरीद लिया, दुकान से राशन खरीद लिया और महीने के एंड में सैलरी आई और पे कर दिया। महीने के एंड में सैलरी आई और पे कर दिया। डेफर्ड पेमेंट ही तो है। या फिर बोल दिया कि भाई इस महीने थोड़ा हाथ तंगी है, अगले महीने दे दूँगा। हो गया पॉसिबल। लेकिन यही बार्टर सिस्टम में ऐसा था। बार्टर सिस्टम यानी कि मनी के आने से पहले की अगर बात करें तो कॉइन्स जिनके पास होते थे उनके तो ठीक है, लेकिन हर कोई कॉइन्स थोड़ी इस्तेमाल करता था। तब बहुत ज़्यादा बार्टर सिस्टम चलता था। तो कोई ये कहे कि आज 1 किलो चीनी दे दो, 2 महीने बाद तुम्हें मैं 1 किलो गेहूँ दे दूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। तब तो हाथों हाथ व्यापार चलता था। ठीक है।
मनी के आने से ये बात भी पॉसिबल हो गई। अब आते हैं कंटिंजेंट फंक्शन कौन से हैं। तो कंटिंजेंट फंक्शन में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मनी की वजह से नेशनल इनकम मेजर कर पाना पॉसिबल हो गया। ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी में भी आया था ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में भी कर सकते हैं। मनी के फॉर्म में मार्जिनल यूटिलिटी को पता लगाया जा सकता है। हो गए, ये थे तुम्हारे ये थे फंक्शन ऑफ मनी। कोई फंक्शन ऐसा है जो पूछना है तो बढ़े आगे। अब बार बार जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बार्टर सिस्टम, तो ये बार्टर सिस्टम है क्या? अब जिन्होंने पढ़ा उन्हें तो पता है बार्टर सिस्टम क्या है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें भी पता है, क्योंकि ये तो बहुत बार पिछली कई क्लासों में आया हुआ होगा। 9वीं 10वीं में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को बार्टर सिस्टम क्या है। फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सीधे 8वीं के बाद सीधे CA करने बैठा है तो उसके लिए बार्टर सिस्टम एकदम नया है ना। तो क्या है यहाँ, ये इसका मतलब एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के बदले गुड्स लेना या गुड्स के बदले सर्विस लेना, सर्विस के बदले गुड्स लेना, सर्विस के बदले सर्विस लेना, इसे ही कहा जाता है बार्टर सिस्टम। कन्फ्यूजन है कोई? चलो ठीक है, कोई ये बताएगा सर्विस के बदले सर्विस का क्या मतलब है? वो उसका काम कर रहे हैं और उसका काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे एक है डॉक्टर एक है टीचर, उसको पढ़ा रहे हैं। है ना। डॉक्टर टीचर के परिवार वाले का इलाज कर देगा और टीचर डॉक्टर के बच्चे को पढ़ा देगा। हो गया बराबर। ये तो ये था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिस वजह से बार्टर सिस्टम को हटा के और क्या लेकर आए गए? मनी लेकर आए गए। प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। पहला है लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। बार्टर सिस्टम में सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई वो है कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की कमी। मतलब एक पर्सन कुछ चाहता है और कुछ बेचने के लिए भी बैठा है वो, जैसे चीनी बेचने बैठा है और चीनी के बदले उसे कपड़े चाहिए, तो उसे ऐसे कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे ना जो चीनी खरीदने चाहते हैं और बदले में कपड़े देना चाहते हैं। ऐसा कस्टमर ढूंढने में टाइम लग जाएगा। आ गया समझ? ऐसे ही एक बायर है जो आलू लेके निकला है इस उम्मीद में कि दूध ले लूँगा, आलू देके दूध ले लूँगा। अब उसे दूध वाला मिला, गया बोला कि आलू लेके और दूध चाहिए मुझे, तो दूध वाले को क्या पता आलू की ज़रूरत ना हो, वो पहले से ही दूध बेच रहा है। तो कई और भी आए होंगे जिनसे उसने आलू खरीद के दूध दिए हैं, तो आलू तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया, तो आलू की उसकी ज़रूरत ना हो। यानी कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की कमी आ रही है।
दोनों को सेम प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। क्लियर हो गया? अब यहीं पर करना क्या होगा, बायर को आलू लेके निकला है दूध लेने। दूध वाले ने कहा कि आपके पास प्याज हो तो दे दो और दूध ले जाओ। बोला आलू वाले ने मेरे पास प्याज तो है नहीं। तो अब वो क्या करेगा, मार्केट में ऐसा पर्सन ढूंढेगा जो प्याज लेके बैठा है और बदले में उसे आलू चाहिए। तो पहले वहाँ जाएगा, देखेगा ऐसा कौन है, मिल गया तो उसको दिया आलू और उससे प्याज ले लिए। तब वापस आएगा, दूध वाले को देगा, ले भाई प्याज ले और मेरे को दूध दे दे। समझ में आया? तो इस तरह की संभावनाएं बहुत कम है मार्केट में, बहुत दिक्कत हो जाता था डील करने में। दूसरी प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ये दूसरी प्रॉब्लम, वैल्यू का मेजरमेंट अच्छे से नहीं हो पाता था, इसमें भी प्रॉब्लम आती थी। वैल्यू का मेजरमेंट अच्छे से नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब जो चीनी वाला है वो किसी से 1 किलो आलू लेके और 1 किलो चीनी दे देता है, किसी से आधा किलो प्याज लेकर 1 किलो चीनी दे रहा है, किसी से केवल 1 सेब ले रहा है और उसको आधा किलो चीनी दे रहा है, 1 किलो चीनी दे रहा है। कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं बन रही ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात होती थी। तो इससे समझ ही नहीं आता था कि व्यापारी बायर को ठग रहा है या नहीं ठग रहा। अब एक और वर्ड इसमें पीछे इस्तेमाल किया था, परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर का मतलब क्या हुआ? हाथ में पैसा है तो हम खरीद पा रहे हैं, हाथ में पैसा नहीं है तो नहीं खरीद पा रहे हैं, है ना? परचेजिंग पावर, इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी इनकम। इसी को एक नाम और दिया जाता है रियल इनकम। परचेजिंग पावर के लिए लिखेंगे अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which can be bought या छोड़ो with the given money income। अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी बाउट विद द गिवन मनी इनकम।
दिए हुए मनी इनकम से जितने गुड्स या सर्विस ले सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, ठीक है, उसी क्वांटिटी को परचेजिंग पावर कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लें, 100 रुपये अगर हमारे जेब में है और किसी प्रोडक्ट का जो अपना प्राइस है वो 10 रुपये है, तो कितने यूनिट खरीद लेंगे बताओ? 10 यूनिट्स खरीद लेंगे। और ऐसे ही फिर से देखें, 100 रुपये अपनी जेब में है और प्राइस क्या हो गया? ये 20 रुपये हो गया। तो अब कितने यूनिट खरीदेंगे? तो 5 यूनिट्स। इससे क्या पता चल रहा है कि परचेजिंग पावर हमारी कम हो गई है ना। इसमें हमें दिख रहा है परचेजिंग पावर फॉल, गिर गया। और यही अगर उल्टा चलें कि पहले 20 था अब 10 हो गया, तो हम कहेंगे परचेजिंग पावर इज राइजिंग, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, सीधी बात समझ में आ रही है कि अगर जो है प्राइस चेंज हो रहा है तो परचेजिंग पावर चेंज हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे के उल्टा। प्राइस बढ़ेगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। प्राइस घटेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। रियल इनकम या परचेजिंग पावर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, मतलब साइन तो प्रोपोर्शन का है, बस इसके आगे जो 1 लिखा हुआ है ना, 1 प्राइस लेवल, तो 1 प्राइस लेवल करके लिखते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। साइन तो प्रोपोर्शन का है, लेकिन इसके बाद अगर 1 करके लिखा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। क्या हो रहा है? इतना ज़्यादा आलस क्यों आ रहा है? पानी देना। ये प्रोपोर्शन का साइन है। प्रोपोर्शन के बाद जो लिखा है वो फ्रैक्शन में है, 1 करके, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस प्राइस अगर इंक्रीज हो गया, प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, तो जो हमारी परचेजिंग पावर है वो डाउन हो जाएगी। प्राइस लेवल और हमारा परचेजिंग पावर। अगर प्राइस लेवल बढ़ा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, और प्राइस लेवल घटा तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है ये। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी। तो मनी के अगर हम टाइप्स देखेंगे तो बहुत टाइप के देखने को मिलते हैं। मनी के टाइप्स देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ
मटेरियल यूज्ड। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। और ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।